हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भू कानून से संबंधित विषय पर। साथ ही इस विषय के अंतर्गत हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में जो फरवरी 2025 में राज्य सरकार ने इसमें परिवर्तन किए, नए नियम बनाए या संशोधन किया। जो सुभाष कुमार समिति है, राधा रतूड़ी समिति का मसौदा है, उन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। भू कानून से संबंधित इतिहास को समझेंगे, बहस का कारण क्या है इस पर बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम चर्चा करने वाले हैं मूल निवास से संबंधित प्रावधानों पर, और मूल निवास का क्या मुद्दा है इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट का 2012 का जजमेंट, जिसने मूल निवास बनाने ही बंद करवा दिए राज्य में, उस जजमेंट की भी चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहें। ये वीडियो आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण वीडियो है और साथ ही ये उत्तराखंड का एक अति संवेदनशील बिंदु भी है, तो इसे आपके लिए जानना अहम है। सबसे पहले अगर हम भू कानून के संदर्भ में बात करें या भू कानून के मुद्दे के बारे में बात करें, भू कानून के संदर्भ में मैं यहाँ एक विषय सूची के माध्यम से जैसे हम इसमें ऐतिहासिक संदर्भ चर्चा में लेने वाले हैं, भू कानून के पक्ष में क्या तर्क हैं इस पर बात करने वाले हैं, बहस और समाधान, क्या बहस है इस संदर्भ में, क्या समाधान हो सकता है उस पर बात करेंगे। सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2025 में रही उस पर चर्चा करने वाले हैं। मूल निवास का मुद्दा क्या है, क्या मूल निवास के संदर्भ में परिभाषा है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले विषय सूची के अनुसार हम आ जाते हैं ऐतिहासिक संदर्भ पर। ऐतिहासिक संदर्भ में 2000 से 2025 तक की यात्रा करते हैं। आप जानते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया तो हमने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नियम अधिनियमों को वैसा ही अपना लिया जैसा उत्तर प्रदेश के अधीन अपनाते रहे थे। यानी उत्तराखंड अलग राज्य बनने के तुरंत बाद बहुत सारे नियम उत्तर प्रदेश के ही चलते रहे। इसी प्रकार का एक नियम उत्तर प्रदेश भूमि जोत सीमा आरोपण अधिनियम भी हमने अपनाया 1960 के अंतर्गत। ये जो अधिनियम है, ये जो नियम है जो उत्तर प्रदेश में 1960 में बना, राज्य बनने के साथ हमने इसको अपनाया। ये अधिनियम ये निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी अधिकतम भूमि हो सकती है, और यहाँ भूमि को 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक सिंचित और एक गैर सिंचित। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति के पास 12.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि और 18 एकड़ से ज्यादा गैर सिंचित भूमि नहीं हो सकती है। यानी अधिकतम किसी व्यक्ति के पास जो भूमि है वो 12.5 एकड़ या 18 एकड़ ही हो सकती है, सिंचित और गैर सिंचित। 2003 के अंतर्गत इस अधिनियम में पहला संशोधन राज्य बनने के बाद हुआ, और वो पहला संशोधन ये था कि राज्य में जो बाहरी लोग आएंगे, यदि वो राज्य में आवास के लिए जमीन लेना चाहते हैं, घर बनाने के लिए जमीन लेना चाहते हैं बाहर अन्य राज्यों के लोग, तो वो राज्य में 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे। 2007 में इसमें वापस संशोधन किया गया। 2003 में संशोधन किया गया कि 500 मीटर तक जमीन बाहर से आया हुआ व्यक्ति खरीद सकता है। 2007 में इस सीमा को और कम कर दिया गया संशोधन करके, अब मात्र 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। यानी बाहर से आया कोई भी व्यक्ति मात्र 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। 2007 से 2018 तक इस कानून की व्यवस्था यही चलती रही, लेकिन 2018 में इसमें सबसे अहम संशोधन किया गया। 2018 में तत्कालीन सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया है वो राज्य में असीमित भूमि खरीद सकता है, और न केवल असीमित भूमि खरीद सकता है, यानी उसकी भूमि खरीदने पर कोई रोक नहीं है कि वो इतनी ही खरीदेगा, जितनी मर्जी चाहे उतनी भूमि वो राज्य में खरीद सकता है। और इस प्रावधान के पीछे सरकार की मंशा क्या थी कि औद्योगिक विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि भी शामिल है। यदि अगर कोई उद्योग लगाने के लिए, किसी प्रकार का उद्यम लगाने के लिए अगर भूमि खरीदता है तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि भी खरीद सकता है। न केवल आवासीय भूमि बल्कि कृषि भूमि भी वो खरीद सकता है।
इसके बाद हमारे पास क्या भू कानून के पक्ष में तर्क हैं, उस पर अगर हम आए तो भू कानून के पक्ष में अनेक तर्क हैं हमारे पास। 12-14 तर्क हम इस संदर्भ में आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहला तर्क यह है कि उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां बाहर के लोग गैर कृषि उद्देश्य के लिए भी पहाड़ी क्षेत्र में कृषि भूमि खरीद सकते हैं। उत्तराखंड एकमात्र, हमारे 11 हिमालयी राज्यों में से उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बाहर का व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में कृषि भूमि खरीद सकता है। अन्य सभी राज्यों में यह प्रतिबंधित है, उत्तराखंड को छोड़कर के। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद भूमि से संबंधित कानूनों में कई बदलाव किए गए और औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। सरकार का इसके पीछे तर्क यह था कि हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में, जिसको शून्य उद्योग क्षेत्र कहा, उस क्षेत्र में हम उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर आए तो वो गैर कृषि भूमि भी खरीद सकता है। बाहरी लोगों का हावी होना, ये भू कानून के पक्ष में तर्क है। जब बाहरी लोग यहां आए और उन्होंने बड़े पैमाने पर भूमि खरीदी तो देखा गया कि ज्यादातर जो संसाधन है राज्य के, वो बाहरी लोगों के पास चले गए, जो अन्य राज्यों से आए लोग। जबकि जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, वो भूस्वामी भूमिहीन होते गए। इससे हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, इससे हमारे रहन सहन, जननांकिकी, डेमोग्राफी पर परिवर्तन हुआ। ये सभी परिवर्तन हमारे पास इसी कारण हुए कि कोई बाहर से आकर के कितनी भी भूमि यहां खरीद रहा है, निवासित हो रहा है। अगर हम देश के कई राज्यों की बात करें तो कृषि भूमि की खरीद से संबंधित सख्त नियम है। आप R3 लैंड तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते। ये देश के कई राज्यों में कानून है। जैसे आप बगल का ही राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो इसने गैर कृषि उद्देश्यों के लिए, यानी बिना कृषि कार्यों के लिए भी, जैसे उद्योग लगाने के लिए, रेस्टोरेंट बनाने के लिए आप कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। गैर कृषि उद्योगों के लिए कृषि भूमि की खरीद और बिक्री पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है, अब राज्य हमारा छोटा सा राज्य है, इसका कुल क्षेत्रफल आप जानते हैं 53,483 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है, यानी 56,72 हेक्टेयर जो है ये हमारे पास टोटल एरिया है उत्तराखंड का। इस पूरे इतने 56 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से लगभग 71% क्षेत्रफल तो वन और बंजर भूमि के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब ये हुआ कि खेती के लिए जो हमारे पास जमीन है वो 2-3% और छोड़ दिया जाए तो खेती के लिए मात्र 14% जमीन है, यानी लगभग 7.41 लाख हेक्टेयर जमीन ही हमारे पास खेती के लिए मौजूद है। अब कृषि के अंतर्गत इतनी कम जमीन है पहले ही। दूसरी बात, कृषि जोतें बहुत छोटी हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, इसलिए राज्य में चकबंदी से संबंधित प्रयास भी किए गए। यानी हम देखेंगे तो वैसे ही हमारे पास कृषि भूमि बहुत कम है, और अगर कृषि भूमि को इस तरीके से बेचा जाएगा तो वो संसाधनों पर सीधा प्रहार है, भविष्य के संसाधनों पर प्रहार है। अगर हम भूमि बंदोबस्त की बात करें तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने केवल एक भूमि बंदोबस्त किया, जो 1960 से 1964 के बीच हुआ। 1960 से 1964 के बीच हुए भूमि बंदोबस्त के बाद आज 2026 तक कोई भी भूमि बंदोबस्त नहीं किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इन 50-60 वर्षों का आंकड़ा न तो हमारे पास है न सरकार के पास है। यानी कितनी कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयोग हुई है, इसका आंकड़ा किसी के पास भी नहीं है, स्पष्ट आंकड़े का अभाव। इसके अतिरिक्त अगर हम भू कानून के पक्ष में अन्य तर्कों को देखेंगे तो राज्य में भूमि रिकॉर्ड का प्रबंधन बहुत ज्यादा अपारदर्शी है। जैसा मैंने बताया कि भूमि का जो उपयोग है वो सड़कों के लिए, रेलवे के लिए, हेलीपैड, पर्यटन के विस्तार के लिए, उद्योग के लिए, भूस्खलन आपदाओं के कारण जो है कितनी भूमि का नुकसान हो गया है और कितने कृषि योग्य भूमि में कमी आई है, इसके बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे पहाड़ मैदान
देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि के आकार छोटे हैं, जोत का आकार छोटा है और वहां भूमि की कीमत भी बहुत कम है। मैदानी क्षेत्रों में जोत का आकार बड़ा है, मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें लैंड बैंक और निवेश नीति की, तो सरकार ने कहा कि निवेश नीति के तहत हम राज्य में लैंड बैंक बनाएंगे। लैंड बैंक बनाने से क्या हुआ कि सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत सस्ती कीमतों पर है वो औद्योगिक इकाई को दी, इंडस्ट्रीज को दी, उद्यमियों को दी। जब ये भूमि बांटी गई इस तरीके से, तो इस नीति का बड़ा दुरुपयोग हुआ। अब किसी ने उद्यम के लिए भूमि मांगी, वो जरूरी नहीं उसी उद्देश्य के लिए उसको प्रयोग कर रहा हो। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ी समस्या पलायन और भूतहा गांवों की भी है। उत्तराखंड में गांव के गांव खाली हो रहे हैं और उनकी एक बड़ी समस्या है रोजगार न होना, संसाधनों का इतना सक्षम न होना, और धीरे धीरे गांवों में बंजर भूमि का जो हिस्सा है वो बढ़ता जा रहा है और बाहरी लोगों के द्वारा राज्य के अंतर्गत अधिकारियों की मिलीभगत से काफी बार ऐसा देखा गया है कि गांवों के अंतर्गत उनके द्वारा भूमि खरीदी जा रही है। यानी राज्य का मूल निवासी पलायन कर रहा है, लेकिन बाहर से आया हुआ व्यक्ति उन भूतहा गांवों की जमीन भी खरीद रहा है और इससे संसाधनों पर कहीं ना कहीं कब्जा किया जा रहा है। अगर हम बात करें भू कानूनों में बदलाव, तो राज्य सरकार ने कई बार कई तरीके की ढील भू कानूनों में दी है और ये सरकारों की मंशाओं को भी दिखाता है कि क्या मंशा उनकी इसके पक्ष में रही होगी। जैसे 2003 में मैंने अभी आपको बताया कि 500 वर्ग मीटर तक ही कोई बाहरी व्यक्ति भूमि खरीद सकता था। 2007 में संशोधन किया गया और कहा गया कि 250 वर्ग मीटर तक ही कोई बाहरी व्यक्ति भूमि खरीद सकता है। 2018 में कहा गया कि कोई व्यक्ति कितनी भी भूमि खरीद सकता है, कोई सीमा इसके अंतर्गत नहीं रखी गई। परंतु सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब 2022 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया और इस अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा गया कि जो कृषि भूमि है उसे गैर कृषि भूमि में परिवर्तन करने के लिए मात्र 7 दिन का समय रखा गया। यानी 7 दिन में कोई भी व्यक्ति कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित कर सकता है। इतना आसान इसका परिवर्तन कर दिया गया और मात्र 3 दिनों में इसका दाखिला खारिज कर दिया जाएगा। अनिवार्य कर दिया गया कि 3 दिन में इसका दाखिला खारिज अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने अगर कृषि भूमि खरीदी तो वो 7 दिन के अंतर्गत उसे गैर कृषि भूमि में परिवर्तित कर सकता है और कृषि भूमि के अंतर्गत लगने वाली जो रेगुलेशन है, जो नियंत्रण है, वो उस व्यक्ति पर लगेंगे ही नहीं। 3 दिन के अंदर उसका दाखिला खारिज भी हो जाएगा। ये संशोधन सरकार के द्वारा 2022 में किया गया, माननीय धामी जी की सरकार में किया गया। अगर हम यहां दूसरी तरफ देखेंगे तो 2018 के संशोधनों का क्या प्रभाव पड़ा, 2018 की क्या स्थिति रही। 2018 में मैंने आपको बताया कि सीमाएं समाप्त कर दी गई। कोई व्यक्ति 500 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर नहीं, बल्कि अब जितनी मर्जी चाहे उतनी जमीन खरीद सकता है। 2018 के संशोधन में यह प्रावधान था कि यदि खरीदी गई भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है या किसी को बेच दिया जाता है तो वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने कहा कि यदि आपने भूमि खरीदी है और भूमि खरीदने के बाद आपने उसका उपयोग नहीं किया या आपने उसको किसी को बेच दिया, तो वो जो भूमि है अगर उसका उपयोग नहीं हुआ तो सरकार उस भूमि को कब्जा कर लेगी, उस पर सरकार का उस पर नियंत्रण हो जाएगा। एक तरीके से ये भी प्रावधान 2018 में किया गया। इससे अतिरिक्त 2020 के प्रावधान मैंने बताए। 2020 में 143A जो अधिनियम मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, उत्तर प्रदेश का भूमि जोत आरोपण अधिनियम जो है, उस अधिनियम में एक नया प्रावधान जो है 143A जोड़ा गया 2020 में। और इस प्रावधान के माध्यम से कहा गया कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई भूमि खरीदी जाती है तो भूमि को कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी।
यानी 2020 में ऐसा कहा गया कि अगर कोई उद्योग के लिए भूमि खरीदता है पर्वतीय क्षेत्र में, तो उसको कृषि से उसको गैर कृषि में बदलने की जरूरत ही नहीं है, उस पर किसी तरीके की कोई रेगुलेशन नहीं लगती है, वो सीधे उस पर अपना कार्य शुरू कर सकता है। और इसी अधिनियम की धारा 154 में दूसरा संशोधन करते हुए ये प्रावधान किया गया कि एक 12.5 हेक्टेयर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अधिकतम इतनी सीमा किसी के पास भूमि की हो सकती है, या 260 नाली भूमि की अधिकतम सीमा को इस संशोधन के माध्यम से सभी के लिए समाप्त कर दिया गया। न किसानों के लिए नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए सीमा हटा दी गई कि एक व्यक्ति के पास अधिकतम 12.5 एकड़ ही भूमि हो सकती है। ये सीमा हर किसी के लिए हटा दी गई। अब ये कोई लिमिट नहीं है कि एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि हो सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उस सीमा को समाप्त कर दिया गया धारा 154 में संशोधन करके 2020 में। तीसरा संशोधन धारा 156 में किया गया, और धारा 156 में संशोधन करते हुए सरकार ने 30 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर देने का प्रावधान किया। यानी उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कोई क्षेत्र जो है पट्टे पर दिया जा सकता है, 30 सालों तक के लिए हम उसको लीज पर दे सकते हैं। ये ऐसा प्रावधान उत्तराखंड सरकार ने किया, और उत्तराखंड ऐसा प्रावधान करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया। ये जो सभी संशोधन हैं, इन संशोधनों ने पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन हड़पने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा जाने लगा। बिल्कुल, ये जमीन हड़पने के साधन के रूप में ये सभी चीजें देखी जाने लगी। ये नियमों में जो इतने परिवर्तन हुए कि आप अधिकतम सीमा भी हटा चुके हो। आपके द्वारा कहा गया है यहाँ पर कि अगर उद्योग के लिए भूमि ली गई है तो उसे गैर कृषि में बदलने की जरूरत ही नहीं है, आप कृषि भूमि पर ही उद्योग लगा सकते हो। इसके अलावा आपने ऐसा प्रावधान भी कर दिया कि 30 वर्षों के लिए आप अपनी जमीन लीज पर भी दे सकते हो। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये कहीं ना कहीं भूमि हड़पने की मंशा है। वहीं अगर हम कृषि भूमि के में कमी के आंकड़ों को अगर गौर करें थोड़ा, तो 25 वर्षों में कृषि भूमि में यहां पर अगर हम देखेंगे तो 29,970 हेक्टेयर की कमी आई। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये जो भूमि थी, इसका पहले का आंकड़ा कुछ और था और अब आंकड़ा कुछ और। यानी अगर हम देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 8,81,000 इतने लोग जो है, यानी कुल जनसंख्या का 61.84% लोग कृषि पर आश्रित हैं और कृषि पर निर्भर हैं। 2001 से 2019 के बीच में पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम कृषि भूमि की बात करें तो वो 4,87,658 हेक्टेयर से घट करके 2,99,700 हेक्टेयर रह गई है। यानी 19-20 वर्षों में, 18-19 वर्षों में भूमि घट करके आप देखोगे तो 4,87,000 हेक्टेयर से और 2,99,700 हेक्टेयर रह गई है। 2015-16 का कृषि सर्वेक्षण हुआ और इस कृषि सर्वेक्षण के अनुसार अगर आप देखोगे तो सीमांत और छोटे जो किसान हैं, छोटे सीमांत जो किसान हैं, वो 6,59,062, जो हमारे पास यहां पर छोटे किसान हैं, सीमांत किसान 6,59,062, छोटे किसान जो है वो 1,48,815 और बड़े किसान जो हैं वो 888 हैं। आप अनुपात देख सकते हो, सीमांत किसानों की संख्या और बड़े किसानों की संख्या में अंतर आप यहां पर स्पष्ट कर सकते हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि खेती के क्षेत्रफल में भारी कमी आई है और अगर लगातार कृषि भूमि का इसी प्रकार से हनन हुआ तो इस प्रदेश की ये जो जनसंख्या है 61.84% जिनकी आजीविका कृषि से चलती है, उनका क्या होगा? ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का भी अपने आप में एक मुद्दा है और बड़ा अहम मुद्दा है। उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड की सीमा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से लगती है और ऐसे में बेरोक टोक हम निवेशकों को राज्य में निवेश करने की छूट दे रहे हैं। अगर इस मामले में कोई सुरक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया तो ये भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं अगर हम लोग आगे बात करें, क्या बहस है, क्या समाधान है,
बहस और समाधान के लिए बहस ये है कि एक और हमको मजबूत भू कानून चाहिए जिससे हमारी डेमोग्राफी सुरक्षित रहे, हमारा कल्चर सुरक्षित रहे, हमारे बोली भाषाएं सुरक्षित रहे। दूसरी ओर हमें राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को प्रयास करना है, आर्थिक गतिविधियां भी आवश्यक हैं, ये भी हमारे पास एक तर्क है। तो इस संदर्भ में आप देखोगे कि अनुच्छेद 19 का भी किसी व्यक्ति का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 उसको इस बात की छूट देता है कि वो देश के किसी भी क्षेत्र में अपना जो है व्यवसाय कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें कानून बनाने की जरूरत है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का भी हनन ना हो और हमारी भूमि और संस्कृति से संबंधित अधिकार भी लोपित ना हो। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही वो जानना जरूरी है। दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने जो मौजूदा भू कानून है, इन भू कानूनों की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई और इस समिति की अध्यक्षता की सुभाष कुमार के द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की गई। आपके पास सब फैक्चुअल चीजें यहां पर आ रही है, तो आप ध्यान रखेंगे कि दिसंबर 2021 के अंतर्गत सुभाष कुमार समिति बनी, भू कानून से संबंधित समिति है और ये 5 सदस्यीय समिति थी। इस समिति ने सितंबर 2022 में अपनी 23 सिफारिशें दी। सितंबर 2022 में इस समिति के द्वारा दी गई जो 23 सिफारिशें थी, इन सिफारिशों की विस्तार से जांच करने के लिए दिसंबर 2023 में तत्कालीन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई। यानी सरकार ने भी भू कानून के मुद्दे पर समिति खेला है। पहले 2021 में सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति बनी दिसंबर 2021 में, जिसने सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में 23 सिफारिशें प्रस्तुत की। वापस सरकार ने इन सिफारिशों की जांच के लिए दिसंबर 2023 में राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई और जब ये समिति हमारे पास अपनी रिपोर्ट देती है, इसका मसौदा चेक करती है, उसके बाद उत्तराखंड सरकार एक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करती है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये जो विधेयक था, इसका नाम है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 संशोधन अधिनियम 2025, जो फरवरी 2025 में पारित हुआ और मई 2025 में लागू हुआ। यही अधिनियम हमारा आज राज्य सरकार के द्वारा भू कानून कहा जा रहा है। और अगर हम इस अधिनियम में देखेंगे तो सरकार ने क्या परिवर्तन किया, भू कानून में, जमींदारी उन्मूलन में, भूमि सुधार में सरकार के द्वारा ऐसे कौन से परिवर्तन किए गए, तो सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़ करके संपूर्ण उत्तराखंड के अंतर्गत ये कानून लागू किया है। और इस कानून के तहत जो फरवरी 2025 में पास हुआ, अधिनियम बना और मई 2025 से लागू हुआ, इस कानून के तहत आप हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन 2 जिलों को छोड़ करके राज्य के जो बाकी बचे 11 जिले हैं, इसमें कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए भूमि नहीं खरीद पाएंगे। यानी राज्य के बाहर का व्यक्ति हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ करके जो है बाकी उत्तराखंड के जो 11 जिले बचे, उनमें कृषि उद्देश्य से भूमि नहीं खरीद सकता। इसके अलावा सरकार ने 2025 में जो भूमि संशोधन अधिनियम लेकर के आई, जिसको सरकार ने भू कानून कहा, इस भूमि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो है बाहर का है, यानी गैर निवासी है, तो वो केवल 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है और वो भी आवास के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि उसको खरीदने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को इससे अधिक भूमि खरीदने की अनुमति नहीं होगी। यानी परिवार का भी कोई अन्य सदस्य इससे ज्यादा भूमि नहीं खरीद सकता है। और इसके अतिरिक्त उनको भूमि खरीदने के समय पर एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसका सारा रिकॉर्ड सरकार एक पोर्टल के माध्यम से बनाएगी, सरकार एक पोर्टल के माध्यम से निर्धारित करेगी। यानी सरकार ने संशोधन करते हुए ये प्रावधान कर दिया कि अब बाहर का कोई भी व्यक्ति आएगा
तो 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन इन 11 जिलों में नहीं खरीद सकता है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़। यहां आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि भू कानून के अंतर्गत जो सरकार ने संशोधन किया उसमें नगर पालिका, नगर निगम किसी प्रकार का क्षेत्र शामिल नहीं है, यानी नगर पालिका, नगर निगम पर ये कानून लागू नहीं होते हैं। अब आप जानते हैं कि आज के समय में अल्मोड़ा भी नगर निगम है, पिथौरागढ़ भी नगर निगम है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़ा भूभाग नगर पालिका, नगर निगम के अंतर्गत आ रहा है, लगातार नगर पालिका, नगर निगम के अंतर्गत आ रहा है। तो नगर पालिकाओं और नगर निगमों को इससे बाहर रखना भू कानून को अपने आप में लचीला बना देना जैसा है। इसमें कोई मजबूत भू कानून का पक्ष नहीं है। ये सरकार में जो विपक्ष में लोग हैं वो अपना तर्क देते हैं। अगर हम बात करें तो पीछे सरकार ने कहा था कि बागवानी भूमि का कोई वर्गीकरण नहीं था। अब बागवानी भूमि को पिछले जो भूमि कानून है उनमें जो है कृषि के अंतर्गत ही रखा गया था, लेकिन सरकार ने ये जो संशोधन किया इसमें गैर जो निवासी हैं यानी बाहरी जो व्यक्ति हैं वो बागवानी भूमि भी नहीं खरीद पाएंगे। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अतिरिक्त ये लोग जो है बागवानी भूमि खरीदने की भी इनको अनुमति नहीं है। इसके अलावा अगर हम अनुमोदन की प्रक्रिया देखेंगे तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अगर कोई कृषि या बागवानी भूमि खरीदने का इच्छुक है या अन्य 11 जिलों के लिए 12.5 एकड़ की जो पूर्व निर्धारित सीमा है वो सीमा हटा दी गई है। और इसका मतलब ये है कि अगर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोई 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने के लिए इच्छुक है तो उसको जो है संबंधित विभाग से आवश्यकता प्रमाण पत्र चाहिए होगा और सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा भूमि खरीद की प्रक्रिया के संबंधित जो सरकार का महत्व है, सरकार कह रही है कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और राजस्व परिषद और राज्य सरकार को जो है वो जिला अधिकारियों को सारी रिपोर्ट भूमि खरीद और बिक्री की भेजनी होगी। यहां हम अब बात करें तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा मूल निवास का भी है। मूल निवास के मुद्दे पर अगर हम चर्चा करें तो ये राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि समझेंगे तो उत्तराखंड में ही सबसे अलग प्रावधान हमको देखने को मिलेंगे मूल निवास के। सबसे अलग प्रावधान में ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1950 या उससे पहले राज्य के जो निवासी थे उनको इस संबंध में सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र को मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता था। यानी 1950 से जो इस राज्य में रहते आ रहे हैं, सरकार उनके लिए जो प्रमाण पत्र जारी करती थी उसको मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता। स्थायी निवासी क्या होता है? स्थायी निवासी और मूल निवासी आपको समझना है। मूल निवासी वो है जो 1950 से इस राज्य में रहता हुआ आया है, यानी संविधान लागू होने के समय से जो इस राज्य में रह रहा है वो मूल निवासी है। और जो पिछले 15 सालों से उत्तराखंड में रह रहा है वो राज्य का स्थायी निवासी है। तो दोनों में ये परिवर्तन है, मूल निवासी और स्थायी निवासी। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 2024 को स्थायी निवास के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि उसे 1 मार्च 2009 से राज्य का निवासी होना चाहिए। वो 1 मार्च 2009 से इन 15 सालों से राज्य में रह रहा हो। अगर वो इन 15 सालों से राज्य में रह रहा है तो वो राज्य का निवासी है। अब इससे समस्या क्या है? समस्या ही समस्या है। इससे जो है संसाधनों पर धीरे धीरे जो है आप देखोगे कि 15 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति जो है स्थायी निवासी हो जा रहा है और सरकारी नौकरियों पर, संसाधनों पर मूल निवासियों और स्थायी निवासियों के लिए कोई बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं, या अंतर ही नहीं है अगर हम देखेंगे तो। इस वजह से कहीं ना कहीं जो यहाँ के मूल लोग हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता है। अगर हम बात करें तो 8 अगस्त 1950 से 6 सितंबर 1950 को राष्ट्रपति के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना में 1961 में राजपत्र अधिसूचना के तहत ये अधिसूचना प्रकाशित हुई। आप इतना ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है वो 1961 में राजपत्र के तहत प्रकाशित हुई थी। हालांकि राष्ट्रपति ने यह अधिसूचना 1950 में जारी कर दी थी। और इस अधिसूचना में राष्ट्रपति के द्वारा क्या कहा गया? इस अधिसूचना में राष्ट्रपति ने कहा कि
1950 में देश के संविधान के लागू होने के साथ ही जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है वो उस राज्य का मूल निवासी होगा। राष्ट्रपति की अधिसूचना में कहा गया कि 1950 में संविधान लागू होने के साथ जो व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है वो व्यक्ति उस राज्य का मूल निवासी हो। सुप्रीम कोर्ट की 8 जजों की पीठ ने भी अपने फैसले में 1950 की राष्ट्रपति की अधिसूचना को वैध ठहराया और राज्य में अधिवास के लिए इसको बाध्यकारी बनाया। कहा गया कि जो 1950 में राष्ट्रपति की अधिसूचना है वही यहां पर वैलिड है, यानी 1950 से जो राज्य में रह रहा है वो मूल निवासी है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध ठहराया और सारे राज्यों को इसे अपनाने की बात भी की। 2000 में उत्तराखंड के गठन के साथ ही 3 नए राज्य बने। आप जानते हो कि उत्तराखंड के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड तीनों राज्य बने। एक 1 नवंबर 2000 को, एक 9 नवंबर 2000 को और एक 15 नवंबर 2000 को। ये 3 राज्यों का गठन एक साथ हुआ था। 15 दिनों के अंतर्गत 3 राज्य बने थे। हमारे साथ जो 2 अलग राज्य बने, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में मूल निवास से संबंधित राष्ट्रपति की अधिसूचना लागू है। केवल हमारा राज्य ऐसा है, उत्तराखंड सरकार ने, केवल उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर जो है मूल निवास और स्थायी निवास को एक ही माना गया है। बाकी इन राज्यों में मूल निवास और स्थायी निवास को अलग अलग माना जाता है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां मूल निवास और स्थायी निवास को एक ही माना गया है। इसकी कट ऑफ तिथि भी उत्तराखंड में 1985 है, यानी उत्तराखंड में मूल निवास की कट ऑफ तिथि भी 1985 है, जहां भारत के सभी राज्यों में मूल निवास की जो तिथि है वो 1950 है कि संविधान लागू होने के समय से जो जिस राज्य में होगा वो वहां का मूल निवासी होगा। और उत्तराखंड में इसकी जो कट ऑफ तिथि है वो 1985 है, 1985 है। तो अपने आप में सबसे विचित्र अगर देखेंगे तो वो उत्तराखंड का देखने को मिलता है। पूरे देश में ये जो है 1950 है और उत्तराखंड में 1985 है कि 1985 से जो उत्तराखंड में रह रहा होगा वो मूल निवासी होगा, जबकि पूरे देश के अंतर्गत सारे राज्यों में ये है कि जो 1950 से राज्य में रह रहा होगा वो मूल निवासी होगा। यहां एक बड़ा परिवर्तन तब हुआ जब 17 अगस्त 2012 को उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक केस आया और इस केस में सुनवाई करते हुए एक सिंगल जज की बेंच ने, एक एकल पीठ ने फैसला दिया कि जो 9 नवंबर 2000 से राज्य में निवास कर रहे हैं उनको ही मूल निवासी माना जाएगा। अब ये जो फैसला आया ये मूल निवास पर सबसे बड़ा घात है, सबसे बड़ा घातक सिद्ध हुआ मूल निवास के लिए, क्योंकि इससे मूल निवास की अवधारणा ही समाप्त हो गई। इस फैसले ने कहा कि 9 नवंबर 2000 जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से उत्तराखंड में जो रह रहा है वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। इस फैसले ने चुनौती दे दी राष्ट्रपति की अधिसूचना को भी और सुप्रीम कोर्ट की 8 जजों के द्वारा दिए गए इस फैसले को भी चुनौती दे दी, जिसने कहा था कि 1950 से जो रह रहा है वो मूल निवासी माना जाएगा। अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, पर उत्तराखंड सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की। और अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में मूल निवास स्थायी निवास एक ही हो गया है और 2012 के बाद से मूल निवास बनाने की व्यवस्था भी बंद कर दी गई है। अब राज्य में मूल निवास जो है वो बनता ही नहीं। अगर बात करें निष्कर्ष की तो राष्ट्रपति की अधिसूचना को यहां पर अपनाना चाहिए, मूल निवास की अवधारणा को वापस जीवित करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे पास ये टॉपिक जो है यहां कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।